हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में अभी तक 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है ये करस्पॉन्डेंस रिलेटेड थे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। अब जो आपका पूरा सिलेबस है 12 चैप्टर्स का, उसमें से पहले 5 चैप्टर्स रेगुलर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड थे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के सोर्सेस, फिर उन सोर्सेस के रूल्स क्या है उसके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स का थर्ड चैप्टर, डिबेंचर का फोर्थ, डिपॉजिट का फिफ्थ, फिर सिक्स्थ और सेवन चैप्टर करस्पॉन्डेंस के देखे। अब करस्पॉन्डेंस की सीरीज में 3 चैप्टर्स में से आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर आज के सेशन में स्टार्ट होगा, विच इज रिलेटेड टू डिपॉजिटर, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ये पार्ट आज हम सीखेंगे। नाउ अब तक आपने ये रियलाइज कर लिया होगा कि ये जो चैप्टर्स है जो हम करस्पॉन्डेंस के देख रहे हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन का पार्ट है कि जहां पे कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है। अब कंपनी की तरफ से करस्पॉन्डेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की है, तो सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे ये सारे लेटर भेजता है और रिलेवेंट कम्युनिकेशन इन पार्टीज के साथ रखता है, शेयर होल्डर्स जो कंपनी के मेंबर्स ओनर्स है, डिबेंचर होल्डर्स और वैसे ही डिपॉजिटर्स। और इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम लेटर्स लिखते हैं तो हमें उनसे रिलेटेड रूल्स का भी रेफरेंस आता है। जैसे जब हमने शेयर से रिलेटेड बात की थी तो शेयर्स अलॉट होने के बाद उनको सर्टिफिकेट इशू करना, ये लेटर देखा था, तो उसमें कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होती है, वो इंपॉर्टेंट था। फिर उसका सेकेंड लेटर डिविडेंड का था, तो डिविडेंड में इंटरिम का एक लेटर लिखा था, फाइनल का एक लिखा था। फिर उसके बाद हमने आगे जाके देखा था कि अगर उनको बोनस शेयर्स दिए जाए तो क्या कर सकते हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में वो देखा गया। फिर डिबेंचर्स के भी देखे तो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट का लेटर, उसके इंटरेस्ट का लेटर, फिर कन्वर्जन किया हमने डिबेंचर्स का शेयर्स में और रीपेमेंट की बात की। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे और उन्हीं से कनेक्टेड आपको लेटर्स लिख रहे हैं। जब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की या पब्लिक डिपॉजिट्स, आई होप आपको याद होगा डिपॉजिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली शॉर्ट टर्म सोर्स होता है। ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और क्यों शॉर्ट टर्म है, आई होप आपको याद होगा, इसके लिए मिनिमम टाइम जो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो कितना होता है, 6 मंथ्स, और मैक्सिमम टाइम जिसके लिए हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इट इज 36 मंथ्स। तो 6 महीने से लेकर 36 महीने तक का डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो डिपॉजिट ऑप्शन है ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म होता है। फिर ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन हमने देखा कि ये क्रेडिटर रहेंगे, इनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बट ये लिमिट्स अलग अलग होती है। जैसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट अलग है कि जनरल पब्लिक से 25%, मेंबर से 10%, प्राइवेट कंपनीज अपने ही मेंबर से ले सकते हैं 100% तक का। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी है जो जनरल पब्लिक से 35% तक का ले सकते हैं। अलग अलग लिमिट्स हमने देखे, उसकी प्रोसीजर देखी। फिर ये डिपॉजिट के लिए भी प्रूफ होता है, डिपॉजिट रिसीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, ऐसे डिपॉजिट्स के लिए रिसीट होती है, डिपॉजिट्स का भी रजिस्टर मेंटेन होता है, राइट। ये सारे पार्ट हमने अलग अलग सीखे रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। ये डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्डेंस कैसे किया जाता है और क्या क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट, फिर एक पार्ट आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी, की सेक्रेटरी को क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ये वापस सिमिलर प्रिकॉशंस रहेंगे जो पिछले लेटर्स में लिखे हैं, और फिर हम एक्चुअल लेटर्स स्टार्ट करेंगे। सी, डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म source of finance of company and it is used in order to satisfy short term working capital needs of a company। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उनके लिए इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। द कंपनी इज लाइबल टू पे रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट अ फिक्स रेट along with the principal amount of maturity। और जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, मैच्योरिटी होगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि ये एक लोन है, शॉर्ट टर्म है लेकिन लोन है। कंपनी सेक्रेटरी हैज टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स रिगार्डिंग, तो कब कब, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जब लोग डिपॉजिट देते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड सो ऑन। सेक्रेटरी कंडक्ट सच करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के बिहाफ पे वो ये करता है और उसको करने के लिए ये ऑथोरिटी प्लस इंस्ट्रक्शन कौन देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस, केयरफुल एंड केयरफुल while corresponding with the depositors of company। अगेन क्रेडिटर्स है, उन्होंने हमको फाइनेंस दिया हुआ है तो केयरफुली उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, हार्श या रूड लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, इस तरीके से करस्पॉन्डेंस उनके साथ रखना है। फिर एक बेसिक पार्ट आएगा, आपको क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान रखना, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी while corresponding with the depositors। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने मेंबर्स के लिए भी देखा था, डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी देखा था, अब डिपॉजिटर्स के लिए भी
देखेंगे एकदम सिमिलर पॉइंट आएंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से अंदाजा लगा पाओ। The following precautions or points to be kept in mind by the secretary while corresponding with depositors. पहला, legal provision. सेक्रेटरी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो भी लीगल प्रोविजन है रिलेटेड टू डिपॉजिट्स वो सारे सेक्रेटरी को पता होने चाहिए, सो दैट जो वो जब भी करस्पॉन्डेंस करेगा वो करस्पॉन्डेंस लीगली वैलिड रहे, सही रहे, प्रॉपर रहे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। द सेक्रेटरी शुड इंश्योर दैट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल and repayment of deposit are duly properly complied follow किए हैं with by the company, complied with by the company while corresponding with depositors. Secretary should observe the legal provision. तो पहली बात तो उसको खुद को ये लीगल नॉलेज होना चाहिए कि क्या रूल्स है जो डिपॉजिट्स को एप्लीकेबल है, ताकि वो चेक कर सके कि फॉलो हुए या नहीं हुए, और उन हिसाब से, उन रूल्स के हिसाब से ही उसने करस्पॉन्डेंस करना है। सेकेंड, कर्टसी, कर्टसी से बात करनी है। Polite replies are essential while writing letters to depositors. Rude words should be strictly avoided. Rudely बात नहीं करनी, harsh words use नहीं करने हैं। Ultimately उन्होंने हमको पैसे दिए हैं, वो फाइनेंस कर रहे हैं, तो हम हमारा बिजनेस चला पा रहे हैं, तो इसलिए उनसे कर्टसी से बात करनी है, रूडली नहीं। थर्ड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये भी हमने पीछे देखा है कि अगर वो कोई इंक्वायरी करते हैं या कंप्लेंट करते हैं, स्पेशली अगर उनकी कोई कंप्लेंट है या वो इंक्वायरी करते हैं, तो इमीडिएटली सेक्रेटरी ने जितना हो सके जल्दी से जल्दी उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने चाहिए, उनकी इंक्वायरी का रिप्लाई करना चाहिए। सेक्रेटरी शुड गिव प्रॉम्प्ट रिप्लाईज टू द क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, एंड कंप्लेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर विदाउट एनी डिले। फोर्थ, एक्यूरेसी। अगर आप लेटर्स में कोई फैक्ट्स लिख रहे हो, नंबर्स लिख रहे हो, डेटा लिख रहे हो, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, इनएक्यूरेट नहीं। लेटर रिटर्न टू डिपॉजिटर should be accurate and precise. Factual and correct information should be provided to them. तो एकदम correct information होनी चाहिए, incorrect नहीं। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम? Precautions to be taken by secretary while corresponding with the depositors. Depositors के साथ जब correspondence करते हैं तो क्या precautions लेने चाहिए? तो पहला precaution है legal provisions, सारे law rules regulation follow होने चाहिए। Courtesy, second, courtesy से बात करनी है। थर्ड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, उनकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स का प्रॉम्प्ट रिप्लाई होना चाहिए, एंड एक्यूरेसी। फिफ्थ, इमेज ऑफ गुडविल, इमेज एंड गुडविल, कंपनी का गुडविल और इमेज जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। व्हाइल राइटिंग लेटर्स द सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन द गुडविल ऑफ अ कंपनी, कंपनी का गुडविल और रेपुटेशन उसको बना रहे, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ये हमने पिछले लेटर्स में या पिछले चैप्टर्स में भी सीखा था कि पब्लिक के दिमाग में जो कंपनी की इमेज होती है वो उसके करस्पॉन्डेंस के तरीके से होती है, और नॉट नेसेसरी कंपनी छोड़ दो, अगर हम पर्सनल रिलेशंस की भी बात करें तो किसी भी पर्सन के साथ हमारे रिलेशन इस चीज पे डिपेंडेंट है कि वो बात कैसे करते, करस्पॉन्ड कैसे करते। तो सीधी बात है, डिपॉजिटर्स या इन्वेस्टर्स के दिमाग में कंपनी की जो इमेज है वो उस करस्पॉन्डेंस से क्रिएट होगी, और अगर हम वो सही से नहीं करेंगे तो कंपनी का गुडविल और इमेज खराब हो सकता है। तो सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि कंपनी की गुडविल खराब ना हो। सिक्स्थ, यू एटीट्यूड, सामने वाले को कंसीडर करो, उसको इंपॉर्टेंस दो। लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम डिपॉजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर की रिक्वायरमेंट कंसीडर करके फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर लिखना है। 7, कंसाइजनेस, लेटर कंसाइज होना चाहिए, अननेसेसरी लेंदी लेटर्स नहीं लिखना है, जितना जरूरी है उतना ही इन लेटर्स में आना चाहिए। द लेटर्स मस्ट बी कंसाइज, दैट इज शॉर्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, तो अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो वो उस लेटर्स में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम सीक्रेसी, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी एज रिगार्ड्स द सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर, और प्रॉपर मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियल चीजें उनको डिस्क्लोज नहीं करनी है, जितना जरूरी है उतना बताओ, बट बाकी की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है। और ये सारे प्रिकॉशंस है जो सेक्रेटरी को रखने पड़ते हैं वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करते वक्त ये प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। लेट्स सी, 8 पॉइंट दिए हैं टोटल। सबसे पहला, लीगल प्रोविजन सारे फॉलो होने चाहिए। सेकेंड, कर्टसी, कर्टसी से बात करनी है, रूडली नहीं। थर्ड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होने चाहिए। फोर्थ, एक्यूरेसी। फिफ्थ, इमेज एंड गुडविल, कंपनी का इमेज और गुडविल खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। सिक्स्थ, यू एटीट्यूड, डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके फिर लेटर लिखना है। सेवंथ, कंसाइजनेस, जितना जरूरी है उतना ही लिखो, जो जरूरी नहीं है वो लेटर का पार्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, मैक्सिमम सीक्रेसी। तो ये
बेसिक रेगुलर थ्योरी क्वेश्चन है दैट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी while corresponding with the depositor. सिमिलर पॉइंट हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखे. फिर उसके बाद आएगा circumstances under which secretary has to enter into correspondence with the director. तो वो कौन कौन से सिचुएशंस है जहां सेक्रेटरी को डायरेक्टर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, वो अब हमें देंगे. The secretary has to communicate various decisions of the board of directors to the depositors. अलग अलग decisions उनको देने हैं. The following are the few circumstances when secretary enters into correspondence with the depositor. First, thanking depositor for depositing amount and showing faith in the company. तो thanking means उनका आभार व्यक्त करना कि आपने हमारे पास डिपॉजिट दिया. तो सिंपल सी बात है, जब लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में फॉर्म और पैसा जमा होता है. अगर आपको याद होगा, पैसे और फॉर्म बैंक में जमा होते हैं. फिर बैंक ये इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है कि ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स आए हैं. फिर कंपनी उनको रिसीट इशू करती है. अब जब ये रिसीट इशू करने वाले हैं तो रिसीट इशू करते वक्त एक लेटर लिखा जाता है और उस लेटर के साथ साथ फिर हम उनके आभार व्यक्त कर लेते हैं, थैंक यू बोल देते हैं कि आपने हमारी कंपनी में जो फेथ रखा है, जो भरोसा रखा है, उस भरोसे के लिए हम आपके आभारी है और आपने ये जो पैसा रखा है, फिर इसका ये डिपॉजिट रिसीट नंबर है, ये नंबर की रिसीट है, इतना आपका अमाउंट है, ये इंटरेस्ट मिलेगा. ये सारे लेटर्स जैसे हम अलॉटमेंट लेटर लिखते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, वैसे डिपॉजिटर्स को लिखा जाता है थैंकिंग लेटर जब वो पैसा जमा करते हैं. सेकेंड, इंटीमेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब सीधी सी बात है, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कुछ रिवॉर्ड रहेगा. जैसे शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड था, डिबेंचर्स के लिए इंटरेस्ट था, डिपॉजिटर्स के लिए भी इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि ये भी लोन है. लोन का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है. तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक इंटरेस्ट वारंट जो घर पे भेजा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑनलाइन पे करना. ये एग्जैक्टली यही पैटर्न हमने पीछे दोनों चैप्टर्स में देखा है कि एक फिजिकल वारंट जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहा है. तो इंटरेस्ट के दो लेटर्स हमको बेसिकली देखने हैं. थर्ड, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. तो डिपॉजिट का रिन्यूअल अगर होता है तो रिन्यूअल क्या है समझ लो. सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी ने से फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए डिपॉजिट किए, पैसे 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए, उसका इंटरेस्ट वगैरह मिला. अब 2 साल हो गए, उसको पैसे वापस मिलने हैं, उसका इंटरेस्ट भी उसको मिलने वाला है. बट जब 2 साल खत्म होते हैं तो उसको ये लगता है कि अभी भी उसको इस पैसे की कोई अदरवाइज जरूरत नहीं है. तो अदरवाइज सिर्फ पैसा लेके रखो और कुछ इनकम नहीं होगी उस पर, उससे अच्छा यही पैसा जो मैच्योर्ड होने वाली अमाउंट है इसी को फिर से री इन्वेस्ट कर दो कंपनी के पास. तो उसको बोला जाएगा रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. तो रिन्यूअल का मतलब ऑन मैच्योरिटी अगर डिपॉजिटर वही पैसे फिर से किसी और टाइम के लिए, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट पीरियड भी 2 साल हो, ऐसा नहीं, 6 महीने हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, 3 साल तक कुछ भी चलेगा. तो इस तरीके से डिपॉजिट्स को वापस रीडिपॉजिट करना, उसको हम बोलेंगे रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स. ये आपको ध्यान रखना है. रिन्यूअल क्या होगा, मैच्योरिटी पे आप वही अमाउंट फिर से रिन्यू कर रहे हो. तो अगर ऐसा आपने किया है तो नॉर्मली कैसा होता है कि जब डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं तो उसके 1 महीने पहले कंपनी लेटर भेजती है कि इस तारीख को आपका डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, तो आप बताओ कि आपको पैसा हमारे पास रखना है कि रिन्यूअल करना है, पैसा वापस चाहिए कि रिन्यूअल करना है. अगर डिपॉजिटर बोलता है नहीं मुझे पैसे वापस चाहिए तो उसके डिपॉजिट का रीपेमेंट होगा. अगर वो बोलता है रिन्यूअल करना है तो फिर रिन्यूअल किया जाएगा. तो रिन्यूअल का एक लेटर रहेगा थर्ड. और फोर्थ लेटर जो है इन्फॉर्मिंग डिपॉजिट अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी. तो या तो डिपॉजिट रिन्यू होता है या तो रीपे होता है, और कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं. तो रिन्यूअल का लेटर और रीपेमेंट का लेटर, ये 4 लेटर्स हमको देखने हैं. 4 टॉपिक है, लेटर्स 5 है. पहला लेटर कि जब लोग डिपॉजिट करते तो हम उनके लिए थैंक यू लेटर लिखेंगे. दूसरा इंटरेस्ट में दोनों वारंट और इलेक्ट्रॉनिक. तीसरा फिर टॉपिक जो है, तीसरा टॉपिक चौथा लेटर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट एंड लास्ट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. वन बाय वन हमको एक एक लेटर देखने हैं. तो इसमें से पहली कैटेगरी का लेटर जो हम आज देखने वाले हैं वो है स्पेसिमेन लेटर, जहां पे थैंकिंग हम कर रहे हैं या जहां पे हम कंपनी की तरफ से थैंक यू बोल रहे हैं. थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी. The letter of thanks is sent to depositor by company immediately after receiving the deposit. तो वो बैंक में फॉर्म और पैसे देता है, बैंक कंपनी को इन्फॉर्म करती है और इमीडिएटली कंपनी फिर उसको लेटर लिखेगा. This letter gives detailed information about regarding the deposits, amount of deposit, कितने पैसे हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट कौन सी तारीख को दिए गए हैं, पीरियड ऑफ डिपॉजिट कौन सा टाइम है, एक्सेट्रा. फिर आगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कब तक मैच्योर्ड होगा, ये सारी डिटेल्स हम उस लेटर में लिखते हैं. The deposit receipt, which is a proof of receipt of deposit, is sent to depositor along with this letter within
21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट रिसीट 21 डेज के अंदर इशू करना होता है। प्लीज ये डेट्स ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। जैसे शेयर सर्टिफिकेट हमने देखा था, अगर अलॉटमेंट वगैरह होता है या कंपनी बनती है तो वो 2 महीने का टाइम देते हैं। ट्रांसफर ट्रांसमिशन वगैरह होता है तो 1 महीने का टाइम है। अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो 3 महीने। डिबेंचर सर्टिफिकेट में जब नया अलॉटमेंट होता है तो वहां से 6 महीने के अंदर वो सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब यहाँ पे 21 डेज के अंदर रिसीट्स आपको देनी। जिस दिन बैंक में पैसा जमा हुआ उसके 21 दिन के अंदर एक नई रिसीट बना के उसको भेजनी है। उसी रिसीट के लिए फिर एक करस्पॉन्डेंस प्रॉपर लेटर लिखा जाएगा। सिर्फ रिसीट नहीं देंगे तो लेटर भी लिख देंगे कि हम आपके आभारी है कि आपने हमारी कंपनी में फेथ दिखाया, भरोसा दिखाया है, और ये उसका साथ में रिसीट जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला लेटर हम लिखेंगे, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या दिया रहेगा इस लेटर में। तो लेटर के फॉर्मेट्स आई होप आपको बनाने आते हैं, आपने बनाया होगा, क्योंकि लेटर्स का करस्पॉन्डेंस का चैप्टर जब तक चल रहा है तब तक ये आपको बनाने हैं। अगर नहीं बनाया होगा, प्लीज ध्यान रखना, अगर आपने नहीं बनाया होगा तो पहले फॉर्मेट बना लो। और फॉर्मेट कहाँ तक होता है? इनसाइड एड्रेस, एक डेट का पार्ट छोड़ के बाकी पूरा आपको लिख लेना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो लेक्चर पॉज करो, पहले फॉर्मेट बनाओ और फिर आगे बढ़ो। फॉर्मेट में कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये हेडिंग होगा। फिर डेट, फिर रेफरेंस नंबर, फिर इनसाइडर एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले तक का पार्ट आपको रेडी करके रखना है। वापस बोल देता हूं, नहीं किया है तो लेक्चर पॉज करो, पहले बनाओ और फिर लेक्चर स्टार्ट करना। लेट्स सी। तो और जैसे कि मैंने बोला कि हमें टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जाएंगे, जैसे फॉर्मेट्स एक्सेट्रा टेक्स्ट बुक में दिए हैं वही हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपने ये बना लिया होगा, नहीं तो पॉज करके रेडी किया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो पहला पार्ट आता है हेडिंग के बाद, वो आती है डेट। अब डेट राइट साइड में आएगा और ये करंट डेट डालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस हमें आगे पीछे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं डेट्स के, तो इसलिए अगर हम पहले से ये रखे, इजी डेट रखा, मतलब करंट डेट रखा तो चलता है। जैसे भी आज का डेट अगर मैं देखूं 8 दिसंबर 2020, 8 दिसंबर 2020 का ये लेटर रहेगा। फिर इसके बाद आता है इसका रेफरेंस नंबर। अब रेफरेंस नंबर आई होप आपको याद है किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये आपको पहले भी बोला है कि वहां पे कंपनी का नाम शॉर्ट में आता है, फिर उसका लेटर नंबर आता है, या किसको लेटर लिखा है वो आता है, या डिपार्टमेंट का नाम आता है। ऐसे रेफरेंसेस आ सकते हैं। आई होप आपको ये लिखते आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाटा मोटर्स लिमिटेड, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 172, कॉमा, अगर किसको भेजा है तो सपोज डिपॉजिट्स DEP 2020-21, DEP पहले, फिर लेटर नंबर, फिर ईयर, ऐसा भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस में कहां से ये लेटर भेजा गया। रेफरेंस नंबर के बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। इनसाइडर एड्रेस में रिसीवर का एड्रेस होता है, तो 2। आई होप आपको याद है, आपको ये प्रिपेयर करते आना चाहिए। तो 2 इनसाइडर एड्रेस, उसमें उसका नाम, फिर उसका एड्रेस, पिन कोड के साथ, याद रखना पिन कोड के साथ यह एड्रेस आपको पूरा करना होता है। फिर वो होने के बाद आता है सब्जेक्ट। मेरी उम्मीद है कि आप यहां तक उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर चुके हो। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के, जहां इनसाइडर एड्रेस है उसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगा आपका सब्जेक्ट, लेटर का सब्जेक्ट। अगर बहुत छोटा है तो सेंटर में भी लिखा जा सकता है, बड़ा है तो लेफ्ट से स्टार्ट करना बेटर। तो सब्जेक्ट जो है थैंकिंग डिपॉजिटर, थैंकिंग डिपॉजिटर, ओके, कंटिन्यूअस लिखने में थोड़ी तकलीफ, थैंकिंग डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को थैंक यू बोलना है, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने हमारे कंपनी में फिक्स डिपॉजिट किया, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो ये रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आई होप आपको याद है, क्योंकि ये कंपनी से कंसर्न पार्टी से, तो हमें रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं, हम डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हैं। बट ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने लेटर किसको लिखा है। अगर आपने किसी जेंट्स को लेटर लिखा है तो डियर सर आएगा, किसी लेडी को लिखा है तो डियर मैडम आएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डियर सर, जरूरी नहीं कि आपका भी वही हो, आप किसी जिसको लेटर लिखा है उसके हिसाब से ये कर सकते हो। सो डियर सर।
फिर पहले इंट्रोडक्टरी पैरा, आई होप आपको याद है, हम इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन पैरा और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्टरी पैरा में हम यही बताएंगे कि आपने इस तारीख को इस दिन हमारे पास पैसा डिपॉजिट किया, हम उसके लिए आभारी है। फिर उसकी डिटेल्स आएंगी, जैसे हमेशा की तरह टेबल आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना जैसे बाकी इसमें फोलियो नंबर आता है, यहाँ पे डिपॉजिट रिसीट नंबर आएगा कि इस रिसीट नंबर की डिपॉजिट आपने किए है, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आएगा। और फिर कंक्लूजन में बोलेंगे कि अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमको मांग सकते हैं। और साथ में रिसीट हम भेजेंगे, रिसीट भेजेंगे तो वो इनक्लोजर का पार्ट बनेगी। तो ये बेसिक पार्ट आपको इस लेटर में फॉलो करना है कि लोगों ने डिपॉजिट किए, उनको वो रिसीट और डिटेल्स के साथ लेटर लिखना है। तो साथ में लिखते रहेंगे। सी डियर सर, पहला पैराग्राफ आएगा, वी आर in receipt, we are in receipt of your application dated, अब एप्लीकेशन की डेट मतलब याद रखना, आज हम लेटर लिख रहे हैं, इसके पहले हमें एप्लीकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन बाद में नहीं आने, उसने पहले अप्लाई किया था। बट जैसे नॉर्मली शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए हम एप्लीकेशन की डेट जो है काफी पुरानी लिखते हैं, 10-15 दिन का गैप रखते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट की प्रोसीजर लंबी है। रिसीट डिपॉजिट में इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता, रादर 21 डेज के अंदर तो रिसीट जाना भी चाहिए। तो ये 4-5 दिन से पीछे ज्यादा पुराना मत लिखना। तो जैसे अभी हम लेटर 8 दिसंबर को लिख रहे हैं, तो 4-5 दिन पहले, तो डेटेड में यहाँ लिख देता हूँ 3 दिसंबर 2020, इस दिन आपका एप्लीकेशन हमें आया। फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, ये अमाउंट कुछ और भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फॉर ₹1 लाख इन द फिक्स्ड डिपॉजिट as per terms and condition stated in advertisement for a period of 2 years, for the period of 2 years, 2 साल के लिए। We are thankful to you for the initiative and the trust you have shown in depositing a substantial amount in our company। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने हमारे पास इस सर्टन अमाउंट डिपॉजिट किया है और हम उसके लिए थैंकफुल है। अब जब हम डिपॉजिट इनवाइट करते हैं तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का यूज होता है, पब्लिक से लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट होता है। आई होप आपको याद होगा, अगर अपने ही मेंबर से ले रहे तो उसके लिए सर्कुलर, मेंबर्स से लेने के लिए सर्कुलर, पब्लिक से लेने के लिए एडवर्टीजमेंट। तो हमने एडवर्टाइजमेंट इशू किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपने हमारे पास डिपॉजिट किया और हम उसके लिए काफी थैंकफुल है। मैं फिर से एक बार पूरा पैरा पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। We are in receipt of your application dated 3rd December 2020 for investment of ₹1 lakh in the fixed deposit as per terms and conditions stated in a advertisement for a period of 2 years। तो यहां तक पहला लाइन जो हमने लिखा, पहले सेंटेंस में लिखा कि आपने हमारे पास आपका एप्लीकेशन आया
जिसमें आप लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहते थे 2 साल के लिए एज पर एडवर्टीजमेंट। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द इनिशिएटिव एंड द ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट इन आवर कंपनी। तो आप इतना बड़ा अमाउंट हमारी कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी है, हम आपके थैंकफुल हैं। नेक्स्ट पैरा, फिर सिंपल डिटेल्स आएंगी। द details of deposits accepted are given in the following शेड्यूल या टेबल, ऐसा बोला तो भी चलेगा। सिंपल है, एक डिटेल्स का टेबल बनता है हमेशा की तरह, हम वहां पे उसको टेबल बनाएंगे। याद रखना, एक बार देख लेना है कि टेबल एग्जैक्टली कैसे बनता है, क्या क्या कॉलम्स बनते हैं, कितने कॉलम बनते हैं, और फिर उसके हिसाब से काम करना है। तो कॉलम यहाँ 5 ही बनेंगे, पर डिटेल्स वहां थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली कॉलम नंबर्स के लिए एक लाइन पूरा यूज करते हैं। तो पहले देख लेना है पूरा वर्किंग, फिर देन जो हेडिंग्स हम लिखते हैं उसके लिए हम 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे, 3। और फिर जो डिटेल्स आएंगे उसके लिए 2 लाइन। वैसे 1 लाइन में भी हो सकता है। तो ये हो गए उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक एक कॉलम। जो पहला कॉलम आता है वो डिपॉजिट रिसीट नंबर का आता है, तो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की, कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया। फिर उसके बाद आता है उसका पीरियड ऑफ डिपॉजिट, टाइम। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है। 5वां कॉलम जो आएगा बैंक डिटेल्स का होता है, वो थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर एंड बैंक का नाम दोनों लिखे जाते हैं, तो ये 5वां कॉलम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये 5 कॉलम आपके बनेंगे। तो साथ में लिखते चलेंगे हम कि क्या है। सबसे पहला कॉलम नंबर दिए जाते हैं पहले, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम है आपका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। तो ये रिसीट नंबर, नॉर्मली ये रेगुलर नंबर सीरीज रहती है 1 2 3। रिसीट के ऊपर एक प्री प्रिंटेड नंबर रहता है, सपोज 713। फिर उसके बाद आएगा अगला कॉलम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कि कितने पैसे एग्जैक्टली डिपॉजिट हो रहे हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रुपीज में लिखा जाएगा। तो हम ऑलरेडी ये डिटेल लिख चुके हैं ऊपर पैराग्राफ में, 1 लाख रुपए। ये भी थोड़ा सा अलर्ट रहना, बहुत बार स्टूडेंट क्या है, पैराग्राफ में ऊपर कुछ डिटेल लिखते हैं और टेबल में कुछ और लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फिर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट के बाद है पीरियड ऑफ डिपॉजिट, तो ये टोटल 2 साल के लिए है, सो 2 इयर्स। फिर पीरियड ऑफ डिपॉजिट के बाद अगला आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये क्रेडिटर है, लोन दिया है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। से फॉर एग्जांपल 10.50, 10.5% या 10.50, 11 कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स, अगला जो 5वां पार्ट आएगा बैंक डिटेल्स। अभी बैंक डिटेल्स में आपको और 2 कॉलम करने हैं। बैंक डिटेल्स के अंदर 2 कॉलम और आएंगे। पहला जो कॉलम है वो है नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम, एंड बैंक अकाउंट नंबर, कि कौन से अकाउंट नंबर से ये पैसे आए, बैंक अकाउंट नंबर। जो भी आपको रेगुलर बैंक लगता है, आप पूरा नाम लिखना है पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है वो भी चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर जो भी है 07256314920, तो ये अकाउंट नंबर हो सकता है। तो ये बैंक की डिटेल। तो बेसिकली मेन पैराग्राफ में 5 डिटेल आई कि आपने
कितने फिक्स डिपॉजिट का रिसीट नंबर क्या है, कितने अमाउंट की डिपॉजिट है, कितने टाइम के लिए है, इंटरेस्ट क्या है और बैंक डिटेल। फिर इसके बाद सिंपल सा पार्ट है, आखिरी में अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सी, ध्यान से देना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, the board of directors, the board of directors of our company expresses its gratitude for depositing money in our company, तो वो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैरा रादर, वी अश्योर यू, फिर से एक बार उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको सारी जो सर्विस चाहिए वो हमारी तरफ से मिलेगी। वी अश्योर यू ऑफ our best services and thank you for the confidence shown इन आवर कंपनी। तो पूरे लेटर में 4 बार तो हमने उनको थैंक यू बोल दिया है, बहुत ज्यादा बार ये हो रहा है, बट जैसा मैंने बोला है कि आपको फॉर्मेट दिए है उस हिसाब से हमको ये फॉलो करने हैं। तो ये जो सारा पार्ट है, दिस वाज रिलेटेड टू थैंकिंग लेटर टू अ डिपॉजिटर। उसके बाद एक पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में आता है थैंकिंग यू, फॉर्मल क्लोज करने के लिए। फिर राइट साइड में आता है यूअर्स फेथफुली। अब यहाँ से आगे सिग्नेचर का पार्ट स्टार्ट होगा, तो यूअर्स फेथफुली के नीचे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, बट वहां पे फॉर करके, क्योंकि साइन सेक्रेटरी करेगा बट कंपनी के बिहाफ पे करता है। साइन कंपनी सेक्रेटरी करता है बट कंपनी के बिहाफ पे, इसीलिए फॉर यहाँ कंपनी का नाम आएगा। मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड लिख रहा हूँ, जो आपने लिखा है उस हिसाब से लिखना। टाटा मोटर्स लिमिटेड, सिग्नेचर की जगह जाएगी साइन, और यहाँ पे जो भी उनका नाम है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर नितिन रावल, कंपनी सेक्रेटरी, ये काम रहेगा। इवन जैसे एक आध बार और भी कोई डेजिग्नेशन तो वो भी लिया जा सकता है, जैसे जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी, बट हमारा कॉमन हमेशा की तरह कंपनी सेक्रेटरी। बट ये लेटर डिपॉजिटर को पहली बार भेजा जा रहा है, उसके डिपॉजिट देने के बाद तो हमें उसकी रिसीट भी भेजनी होती है, तो यहाँ आएगा इनक्लोजर आएगा डिपॉजिट, या ऐसा भी लिखा जा सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर। फिक्स डिपॉजिट रिसीट तो भेज ही रहे हैं, तो साथ में ये भी लिख देते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, जो हमने लेटर में लिखा है वो है 713। तो ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। तो ये जो पार्ट है ये है लेटर पहला, चैप्टर 8 का, थैंकिंग लेटर टू द डिपॉजिटर, कि आपने हमारे पास ये डिपॉजिट्स किए। इसके बाद 2 लेटर इंटरेस्ट के रहेंगे, एक रिन्यूअल और रीपेमेंट का रहेगा। तो याद रखना कल का जो सेशन होगा उसमें हम इंटरेस्ट के दोनों लेटर्स कवर कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मेट्स के साथ आपको रेडी रहना है, सो दैट दोनों फॉर्मेट आपके पहले से रेडी रहेंगे, तो फटाफट आप ये कंप्लीट कर पाओगे। और 2 लेटर्स हम कल कंप्लीट करेंगे। ये दोनों लेटर्स होने के बाद फिर आगे रिन्यूअल, रीपेमेंट और फिर क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स में भी आपने नोट किया होगा, जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स जो पिछले चैप्टर्स के हमने सॉल्व किए, चैप्टर नंबर 6, 7, उसमें मेजरली डिपॉजिट, जैसे 6 में शेयर्स के रूल के क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर उसके बाद पिछले लेटर में डिबेंचर के रूल्स के थे, यहाँ भी डिपॉजिट के रूल्स के ही क्वेश्चन आंसर्स है और ज्यादा है भी नहीं। तो आप अभी से भी अगर वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो तो भी चलेगा, और फिर हम उस हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
सो इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बाद में। थैंक यू।